स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में चल रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हम कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने व्यवहार में लाएं और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं। इस वेबिनार श्रृंखला में हमने 9 विषयों को सम्मिलित किया है। आज इस श्रृंखला का 9वां वेबिनार है, जिसका विषय है कंपनी, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग। जो जैविक उत्पाद होते हैं वो सामान्य उत्पादों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, जिसके कारण वो सभी लोगों की पहुंच से बाहर है। किंतु सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। उदाहरण के तौर पर हम एक बिस्कुट या कुकीज का पैकेट खरीदते हैं, जो एक 10 रुपए प्रति पैकेट के मूल्य पर हमें बाजार में मिलता है। उसमें दुकानदार, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्ट, तीनों की कीमत शामिल होती है। अर्थ ये हुआ कि जो उस उत्पाद की खुद की कीमत है, वो उसकी आधी कीमत, जो भी उसको मूल्य एमआरपी होता है, उसकी आधी कीमत होती है। क्या उसकी जो कीमत है उसको कम करने के लिए उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है? ऐसे सवाल क्या हम अपने आप से पूछते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम आज अपने इस कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञों का परिचय और कार्यक्रम के आगे का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी जाने माने पत्रकार और जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ और दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार संपादन, समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन और सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं। कई विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं तथा टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। मैं रतन मणिलाल आप सबका इस महत्वपूर्ण और टाइमली वेबिनार सीरीज में स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे विशेषज्ञों से और पार्टिसिपेंट से मुझे भी बात करने का और उन्हें देखने सुनने का मौका मिला, जिसके लिए मैं योगी टीम, कीर्ति जी और उनके सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वेबिनार श्रृंखला का विषय है स्वावलंबन का ताना बाना, और अब तक हुए 8 वेबिनार्स में हमने स्वावलंबन या सेल्फ रिलायंस से जुड़े हुए तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा की और कई सारे यूजफुल सजेशंस उससे निकल के आए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, भोजन, प्रदूषण, बिल्डिंग मटेरियल आदि आदि। आज इस नवीं और अंतिम श्रृंखला का विषय है कंपनियां, उत्पाद और मार्केटिंग। और इस आज के वेबिनार के जो 2 हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हैं डॉक्टर मधुर रे और श्री आकाश चौरसिया। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की पहली वक्ता डॉक्टर मधुर रे का स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मधुर रे लखनऊ निवासी हैं और वहां स्थित सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या CDRI में कई सालों तक काम किया उन्होंने, वहाँ के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उनकी उच्च शिक्षा अमेरिका और कनाडा के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई। उन्होंने
68 या 68 रिसर्च पेपर और रिपोर्ट्स लिखी हैं और उनके नाम 30 राष्ट्रीय और 30 इंटरनेशनल पेटेंट भी दर्ज हैं। वे ईशा वेलनेस नाम की संस्था के संस्थापक हैं, जहां वे वैज्ञानिक पद्धति से आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण करती हैं और उससे जुड़ा हुआ प्रशिक्षण भी देती हैं। उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक पदार्थों और स्वास्थ्य उत्पादों का दुनिया भर में बहुत सम्मान है और उनकी मांग भी है। और अभी तक उन्होंने जितने भी तरह के उत्पाद बनाए हैं उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर रे, आपका स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आज हमारे इस वेबिनार से जुड़े हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगले करीब 20-25 मिनट तक आप हमें बताएं कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं उनको बनाने के लिए किस प्रकार का संगठन यानी कंपनी, उनके प्रोडक्ट्स की जो लाइन है, प्रोडक्ट लाइन, और उनकी मार्केटिंग के बारे में आपका क्या अनुभव रहा, और जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगी। हमारे कार्यक्रम के दूसरे वक्ता श्री आकाश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, इस प्रेजेंटेशन के बाद हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, कृपया हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर मधुर रे, आपका स्वागत है। प्लीज सबसे पहले मुझे आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मंच दिया, वो मंच जहां मैं उन लोगों से बात कर सकती हूँ जिनको शायद मेरे 35 साल के साइंटिफिक एक्सपीरियंस से कुछ भी फायदा होगा। तो मुझे लगेगा आपकी मेहनत, मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मैं थोड़ा सा स्लाइड शो के साथ शुरू करूंगी। हो सकता है बहुत सी स्लाइड्स में ऐसा हो जो स्पीकर्स को समझ ना आए या उनको लगे मैंने बहुत कम बोला, तो मुझसे शायद एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हों या मुझसे ये सोचा जाए कि मैं ग्राउंड लेवल पे उतर के बात करूं। मैंने बहुत प्रयास करूंगी कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो पाऊं, आप सबके साथ अपनी बात कह पाऊं और आपकी बात समझ के एक हम लोगों का बहुत अच्छा फ्रूटफुल ये जो भी मंच है, इससे हमें जो कहना चाहते हैं वो हम लोग कह सकें। तो क्या मैं पहली स्लाइड देख सकूंगी? कार्बन फुटप्रिंट, ऑर्गेनिक, कंपनीज, प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग, ये दो चीजें हैं जो अलग अलग हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं, हम कंपनी कैसे मार्केट करेंगे, प्रोडक्ट्स को कैसे लेंगे, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। पहले मैं कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी। कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे हुए हैं? ये एक ऑगली करके कंपनी है जिसके संस्थापक हैं फॉसिल फ्यूल कंपनी। उन्होंने ये नाम डाला था कि कार्बन फुटप्रिंट। उसके पहले किसी को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था। ये 2005 की बात है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे हम सब सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो हमारी गाय हैं उनकी डकार लेने से उनकी सांसों में मीथेन आता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अगर पेड़ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कार्बन फुटप्रिंट्स हैं तो ये किस किस से मिलते हैं? फूड से। फूड से कैसे मिलते हैं? ये जो हम खाना खाते हैं, खाने से हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें, जैसे हमने पेस्टिसाइड्स डाला या हमने बहुत से हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दिए, पेड़ पौधों के साथ जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम अपने मुर्गी पालन वगैरह में जो यूज करते हैं कि हमारी मुर्गियां जल्दी बड़ी हो जाएं, इस सब में जो फूड है उससे 14% आता है। इसी तरह अगर आप पूरा देखिए, आपके सामने है कि ये किस तरह से चेंजेस आते हैं और क्या कंट्रीब्यूट करता है कार्बन फुटप्रिंट पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर देखें वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड को देखेंगे तो चाइना के सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं। हमारे अंदर
कार्बन फुटप्रिंट हम दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अमीर और गरीबी का भेद यहाँ दिखाई पड़ता है। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके कार्बन फुटप्रिंट 0.19 आते हैं, और जबकि अमीर लोगों के 1.32 टन होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इसमें हमें उन सब के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहिए जो लोग एसी नहीं लगाते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों में नहीं चलते हैं, जिनके ऑफिसेज एसी वाले नहीं हैं, वो इस तरह की चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे एक बैलेंस बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम देखते हैं कि खाने से हमें कार्बन फुटप्रिंट मिलते हैं, तो मीट, चीज, एग से मिलता है। फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हम खाते हैं उसके कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं। तो मैसेज ये है, अगर हम वेजिटेरियन या वेगन हैं तो हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, लेकिन चीज तो वेजिटेरियन और वेगन है, फिर क्यों इसमें ऐसा होता है? इसकी वजह यह है, काऊ जो हमारी गाय हैं ये रूमिनेंट्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा मीथेन इमिट करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं उससे बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चीज को इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कार्बन फुटप्रिंट को हमें कम करना है, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनका मानना है कि हम वो खाना खाएं जो वीगन और वेजिटेरियन है। हम उन घरों में रहें जहां हम बत्ती की रिप्लेसमेंट सोलर पैनल्स से करें। हम अगर एनर्जी यूज करते हैं, जैसे हमारे एसी है, हमारे फ्रिज हैं, इस तरह की जो भी चीजें हैं उनमें हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस यूज करें, हमारे CFL बल्ब्स यूज किए जाएं। इस तरह से हम घटा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट पे अगर आते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। एक गाड़ी चलाते हुए एक इंसान जाएगा, वो बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट में ऐड करेगा। और अगर बस से जाएगा, या अगर मान लीजिए आपका घर इस मेट्रो स्टेशन के दूर है, आप मेट्रो स्टेशन तक आइए और वहां से फिर आप मेट्रो लेके जा सकते हैं जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस तरह से हम कम कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फूड। अभी हमने बात की खाने की। खाने में हम लोग जो खाते थे वो सारे खाने हम लोगों के नेचुरल होते थे। यहाँ मैं एक डिमार्केशन लाइन खड़ी करती हूँ, जो हम लोगों के फोर फादर्स हैं और जो हम हैं और जो हम आने वाली अपनी जनरेशन को दे रहे हैं। हमें क्यों जरूरत है ऑर्गेनिक फूड की? कोई जरूरत नहीं है। हमने जिस दिन से उपयोग करना शुरू किया पेस्टिसाइड्स का, खाद को यूरिया, गोबर की खाद को यूरिया से बदल दिया, उस दिन से फलों के अंदर ये सब चीजें, जितने ये केमिकल्स हैं, ये सब आ जाते हैं, और ये हम लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो उसका एक विकल्प ये है कि हम वो फल खाएं, वो सब्जियां खाएं, वो खाना खाएं, वो अनाज खाएं जिनमें ये सब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिनमें ये इस्तेमाल नहीं होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक फूड की कैटेगरी में लाते हैं। इसका क्या असर होता है ये मैं लास्ट की अपनी 3 स्लाइड में आपको बाद में बताऊंगी। अब अगर इस पे आते हैं तो एक तो ये होता है कि हमें अपने पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कम करना है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं ह्यूमन मेड, वो नहीं डालने हैं। हम इस तरह से करेंगे, और उसके अलावा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO वाले नहीं लेंगे। अगर हम अपने यहाँ देखें, हमारे यहाँ एक टमाटर होता था जिसका छिलका बहुत पतला होता था, और वो उसकी जो उपज थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट से उसके माइक्रोबियल्स, जितने भी बैक्टीरिया, जितने इन्फेक्शन, उससे रेजिस्टेंट होता था। हमने उसको हटा दिया, उसकी जगह एक पेड़ लिया जिसमें हमें कम से कम 10 किलो टमाटर मिलता है। और ये वाले बीज जो होते हैं GMO भी हो सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये हमारी उस भूमि के लिए अच्छे नहीं है, उस एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है जिनमें इनको बाहर से लाके यहाँ रखा गया, क्योंकि इनमें कोई भी GMO जरूर है, लेकिन इनमें कोई भी बचत करने का, बैक्टीरिया वगैरह से रोकने का प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। जैसे आप ऑर्गेनिक फूड होते हैं, ये आप फ्रेश फूड खाइए,
मीट ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन इन सब में जो आप अपनी बकरी को, मुर्गी को और जो भी आप गाय को खाना देते हैं वो आपका ऑर्गेनिक फॉडर होना है। अगर वो ही गलत है, उसी में पेस्टिसाइड्स है, उसी में फर्टिलाइजर्स से बना हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक फूड नहीं होगा और उससे बने हुए मीट के प्रोडक्ट्स या जो भी हैं वो नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी ने अगर ऑर्गेनिक फूड को हम लेते हैं, इनमें क्यों हम कह रहे हैं, हमने कहा पेस्टिसाइड्स है, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, हर्बिसाइड्स हैं, और मीट में भी हमने देखा इसमें क्या करते हैं, हार्मोन्स देते हैं, एंटीबॉडी देते हैं। एक अगर हम मुर्गी को लेते हैं, उसका वजन 3 महीने में हम 5 किलो बढ़ा लेते हैं। वो चल नहीं सकती है, उसका वजन वो अपने पैरों में नहीं उठा सकती है। ये बहुत बड़ी वेव यूएसए में आई हुई है, जहां लोग बहुत इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग उस जगह पे जहाँ हार्मोन्स हैं, जहाँ एंटीबॉडीज दिया जाता है, वो हम नहीं खाएंगे। इवन वहीं से ये वेव आई जिसकी वजह से लोग वीगन हो गए। अगर ये सब है, ऑर्गेनिक फूड ही ये सब हो गया। नेचुरल फूड क्या होता है? नेचुरल फूड वो होता है जिसमें हम कोई भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कोई भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते हैं, जहां हम गोबर की खाद वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़िए प्लीज। अगर हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक फूड बहुत एक्सपेंसिव है, जरूर एक्सपेंसिव है। अगर सिर्फ मैं, आप 100 आदमियों की जनता में अगर सिर्फ मैं लगाऊंगी ऑर्गेनिक फूड, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, मेरी पौध भी थोड़ा सा ही मुझे देगी, जब वो मैं मार्केट में लाऊंगी वो एक्सपेंसिव होगा। अगर सब में अवेयरनेस आएगी और सब लगाएंगे, हमारे कंजम्पशन से हमारी डिमांड मैच कर जाएगी, तो ये फूड एक्सपेंसिव नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे अभी आपके सामने जो पिक्चर आई, मैं एप्पल को ही आज लूंगी बात में। एप्पल में ये एक नेचुरल है जो बाईं तरफ है और दाहिनी तरफ ऑर्गेनिक है। दोनों में देखिए कहीं कोई फर्क नहीं है। नेचुरल जो है सन रेज में आकर और वो उसके अंदर जो पीलापन आया है वो पकना है, वो नेचुरल पका हुआ है। ऑर्गेनिक में ये आसानी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी अगर ये मैं बात कर रही हूँ एप्पल की, मैंने यहाँ 3 एप्पल की पिक्चर्स रखी है। आप लोग बाजार से खरीदते हो, ऑर्गेनिक खरीदते हो, आपको कहा जाता है ये सब जिसमें लेबल लगा हुआ है ऑर्गेनिक है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इन लेबल्स पे बार कोड के ऊपर एक नंबर होता है। अगर वो नंबर 4139 है, जो पहला वाला आप अगर उठाएंगे, पहला वाला ये देखेंगे, इसमें है कि ये इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया है इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। बीच वाला जो है 100% ऑर्गेनिक है और इसका नंबर है 94750, और राइट हैंड के ऊपर जो है 84139, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अगर चॉइस होएगी तो आप मिडिल वाला है एप्पल ही खाएंगे। तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस अगर आ रही है, हम सब जान रहे हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड, इन सब की बातें करते हैं, तो हमें ये नंबर्स को भी पहचानना होगा कि ये नंबर्स हमें हेल्प करेंगे कि हम कौन सा फल खा रहे हैं, कौन सी सब्जी उठा रहे हैं, हम किस तरह की फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या जो हमें बेचने वाले हैं वो कुछ गलत तो नहीं दे रहे हैं। तो हमारी सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ मैंने एक कंपैरिजन दिखाया है। एक सेब को रख दिया गया 3 महीने के लिए। जो व्हाइट वाला बड़ा है वो हमारा कन्वेंशनल एप्पल है, जिसको नेचुरल एप्पल कहते हैं। दूसरा जो काला पड़ा हुआ है वो ऑर्गेनिक एप्पल है। ऑर्गेनिक एप्पल ऐसा है और कन्वेंशनल एप्पल ऐसा है, तो ये क्या वजह है कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात कर लेते हैं। आइए बढ़िए आगे। जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ऑर्गेनिक एप्पल होता है उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों जल्दी खराब हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर हाई बैक्टीरियल लेवल्स होते हैं। इसके अंदर पेस्टिसाइड्स तो नहीं होते, लेकिन
इसमें कंटामिनेशन भी हो सकता है। वो कैसे होता है, हमारा खेत है, हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लिया, हमने कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाले, लेकिन आसपास के जो खेत हैं उनमें अगर स्प्रे किया गया है, वो स्प्रे का धुआं उड़ के हमारे पौधों तक भी आएगा, तो वहां पर हमें लो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स मिलेगा। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसमें बहुत कम केमिकल्स डाले जाते हैं, लेकिन अगर हेल्थ बेनिफिट और न्यूट्रिशन देखें तो इनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। जो नॉर्मल आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें और इनमें कहीं कोई भी फर्क नहीं होता है। इनका टेस्ट वही होता है, इनके विटामिन वही होते हैं, सिर्फ इसकी लॉन्जिविटी कम होती है, इसमें हाई बैक्टीरियल लेवल्स पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिक में, और जो कि नेचुरल में इतने नहीं होते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम अपने प्रॉफिटेबल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, उसकी बात कर रहे हैं। आप इसमें क्या ले सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिए कि अगर कोकोनट कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक लंबर जैकेट करके एक बहुत अच्छा कनाडा में होता है, लकड़ी काटी जाती है, नदी में बहा दी जाती है, और वहां पर वो कांटों से बहती नदी में से उतार लेते हैं, और इनका ट्रांसपोर्टेशन नदी के पानी से होता है, और जिस जगह ये उठाया जाता है वहां पर प्रोसेसिंग और जो भी होना है लकड़ी की होती है। उसी तरह हम लोग अडॉप्ट करें, अगर कोकोनट कहीं हो रहा है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा नेचुरल होना चाहिए। हमको जो एनर्जी कंज्यूम करने वाले ट्रांसपोर्टेशन हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सोप्स बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं, इससे बहुत से जूट वगैरह सभी बना सकते हैं। ये लंबी लिस्ट है, देखिए जो आपको इंटरेस्ट करे उस तरह का आप एक कोई भी प्रोडक्ट अपनी सुविधा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार चुन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अगर आप लेते हैं तो आपका दूसरा प्रश्न आता है कि हाँ हम करेंगे, बनाएंगे, मगर हमें क्या लाइसेंस मिलेगा। ये लंबी सी लिस्ट है आपके सामने, इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, जहां आपको पैसे की भी सुविधा मिलेगी, लाइसेंस भी कैसे लेना है ये सब बताया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराएंगे, तो आपको कराने के लिए बिजनेस एड्रेस लेना पड़ेगा, अपने जितनी भी बिल्स आपने लिए वो इस तरह से करके आप उस साइट पे जाइए, कुछ पेपर्स हैं, आपका आधार कार्ड है, ये सब आप देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपको सिर्फ अपने स्मॉल स्केल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लिखना पड़ेगा हैंडमेड, और आप आराम से इसका बेचना, खरीदना, फरोख्त सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लाइसेंस के बारे में मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से आपको देगी, और क्या क्या आपको चाहिए है, आपको कितना आपने लगाया है और कितना गवर्नमेंट आपको मैच करके देगी। इवन ब्यूटी पार्लर्स हैं, लेदर बैग्स हैं, बहुत सी चीजों के लिए। ये नहीं है कि आपने खाने पीने के ही सामान पे आपको ये लाइसेंस मिलेगा और आपको इसमें फाइनेंशियल एड्स मिलेगी, इन सब में भी मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। एक फार्मिंग की बात की जाए, फार्मिंग में क्या हो रहा है, हम लोग कहते हैं हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, हम कहते हैं हम शहर में रहते हैं, बहुत दूर फार्म है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा ये तरीका आया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ये आपके पास कोई बड़े कमरा है, वहां भी बना के ग्रीन हाउस की तरह बना सकते हैं। ये जो पाइप आपको सफेद छेद छेद वाले दिखते हैं, इनमें पानी भरा जाता है और इसको हम सॉइल हटा देते हैं। अब इसका मतलब है ये जो फार्मिंग है सॉइल लेस फार्मिंग, मतलब मिट्टी के बिना हम ये कर रहे हैं, सिर्फ पानी के भीतर हम उगा रहे हैं। और जो जो जरूरत की चीजें होती हैं जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सब चीजें एक
सोल्यूशन के रूप में आती, जिसको न्यूट्रिएंट कहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स इस पानी के अंदर डाला जाता है। आप इसमें आराम से खेती कर सकते हैं। आप अगर इसका थोड़ा सा ट्रायल करना चाहें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपका छोटा सा चाल है जिसकी दीवार है बाहर और वहां थोड़ी सी भी रोशनी आती है, वहां पर आप सीवर लाइन का जो प्लास्टिक पाइप्स है, जो बायोडिग्रेडेबल वाला है, अगर वो आपको मिल जाता है, आप लीजिए, उसमें छेद करिए, उसमें दोनों तरफ के हिस्से बंद करके पानी भर के आप यहाँ फार्मिंग कर सकते हैं। लंबी फार्मिंग करने के लिए आपको ये सारे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह करना है। लेकिन अगर आपको धनिया पुदीना जैसा कोई भी फार्मिंग करनी है तो आप बिना इन सब के भी कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ से शुरू करिए, और ये बहुत अच्छा विकल्प है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का, जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपकी दीवार है, आंगन की दीवार है, अगर आपका फ्लैट है, तो आप अपनी बालकनी में भी 1-2 इस तरह के पाइप्स लगा के अपने लिए करके देखें, आपको एक्सपीरियंस होगा। और उस टमाटर का जो मजा होगा वो आपके बाजार के लाए हुए टमाटर का नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगर सब्सिडरी मिलती है हाइड्रोपोनिक की, यस मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आपकी वर्टिकल फार्मिंग, उस तरह से वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकते हैं। ये किसी ने अपने घर के अंदर पीछे के आंगन में किया है और इसमें इन्होंने टमाटर लगाए। देखिए पेड़ ऊपर जा रहा है और टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये इन्होंने देसी टमाटर की फार्मिंग की। इसके अंदर, या आप इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक कह सकते हैं, एक्वापोनिक कह सकते हैं, एरोपोनिक कह सकते हैं। किस तरह से आप इसको उगाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आते हैं कि हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, एक प्रधानमंत्री मत्स्य ये योजना इन्होंने निकाली है, जिसमें मछली का भी है, मशरूम की भी फार्मिंग करते हैं, जिसमें आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मशरूम की फार्मिंग करिए। मशरूम में बहुत अच्छाइयाँ हैं। ये अब इसके अलावा आप पर्ल की फार्मिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्ल। आपके पास कोई पोखर, ताल होते हैं, आप 5-6 लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो अपने उतने गिने हुए तागे लटका सकते हैं, रस्सियां लटका सकते हैं। उन रस्सियों में आप सीप ले लीजिए, सीप बाजार में मिलते हैं, अवेलेबल है। उनके अंदर आप एक छोटे से कंकर को डालेंगे, उसकी जो हार्ड शेल और मेटल जो उसका सॉफ्ट टिश्यू होता है उसके बीच में, थोड़े दिन में आप देखेंगे वहां पर मोती बन जाएंगे। ये मोती जो होते हैं सीप के निकलने वाले कार्बोनेट से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और इसको हम लोग नाम देते हैं पर्ल। और इस तरह के जो पर्ल बनते हैं मोती, ये आर्टिफिशियल पर्ल्स होते हैं। इसकी भी बहुत बहुत अच्छा मार्केट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह लोग मछली की फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं, प्लीज आप वापस जाएंगे, प्लीज वापस जाएंगे। ये मछली की फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया है रोहू, कतला, मृगल, ये फ्रेश वाटर की मछलियां हैं। और कैटफिश है, ये आप प्रॉन्स है, तिलापिया है, श्रिम्प्स हैं, इन सब को उन्होंने उगाया है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, बंगाल में एक गांव में उन्होंने किया है। उन्होंने पूरा पोखर ले लिया है और चारों तरफ जितने लोग रहते हैं उन्होंने सबने मिलकर उसमें मछली पालन किया। सारी मछली बाजार में जब भी बिकती है उसके पैसे आके एक जगह इकट्ठा होते हैं, और जितना आता है पैसा, वो अगर 20 लोग इन्वॉल्व हैं तो 20 लोग उसमें से बांट लेते हैं। जब जितने हाथ होंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अगर हम इसको देखते हैं इसी तरह कैटल फार्म, नहीं प्लीज पीछे जाएंगे आप। हाँ, इसमें कैटल फार्मिंग, इसमें क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में 37 तरह की गाय मिलती थी, जिसमें साहिवाल, गिर, रेड, सिंधी, इनमें सब में इस गाय में क्या होता है, इसका दूध में A2 कहा जाता है, जो बहुत अच्छा कैसीन प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा हमारे देश की गाय का दूध होता था। ये हम्प होती है, इनके कुंवड़ की तरह पीठ पे निकला होता है। अब हमने इसको रिप्लेस करके
ये दूध बहुत कम देती थी, हमने रिप्लेस करके बाहर से गाय जर्सी गाय मंगाई, जिसके दूध को हम A1 कहते हैं, A1 मिल्क कहा जाता है। उसका दूध का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके फायदे हमारी इंडिजिनस गाय जो है उसके मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रीडिंग कर लीजिए या आप मिल्क के व्यापार में आ जाइए जहां दूध बेचने का कार्यक्रम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह मैं आपके सामने, नेक्स्ट प्लीज, ये मेरा एशिया वेलनेस है। मैंने, प्लीज वापस जाएंगे, प्लीज वापस जाएंगे। ये मेरा एशिया वेलनेस है। ये मेरे 2.5 साल के अंदर मैंने इतने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मेरे नीचे बाएं हाथ के ऊपर वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, दाहिने हाथ के ऊपर जो बॉटल्स लगी हुई हैं ये मेरी ब्यूटी लाइन्स का प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लोग नायला कहते हैं। मैं 72 इयर्स में ये वेंचर उठा सकती हूँ, तो आप लोग सब तो बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे, आप लोकल व्यापार करेंगे, लोकल आपका शहर बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, रेवेन्यू वहीं आती है, पैसा वहां आता है जहां पर खपत भी होए और आप उगाए भी, या वहां प्रोडक्शन भी होए। आप ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को बचा लेंगे, आपका शहर, आपका गांव बहुत तरक्की करेगा। मेरे को देखिए, मुझसे देखिए, मैंने अपना 37 इयर्स का साइंटिफिक एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेशन पे लाया। आज मैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। आप सब में उम्र है, मुझ में वो नहीं है, लेकिन मुझ में जज्बा है। जज्बा पैदा करिए, जरूर करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर, नेक्स्ट प्लीज। अगर हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम लोग, नहीं प्लीज पीछे जाएंगे। अगर हम जो भी, प्लीज पीछे, अगर हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी भूमि का नमन करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट का नमन करना है, हमें अपनी मिट्टी को पहचानना है। इस मिट्टी में हम पेस्टिसाइड्स, इस पानी में हम पॉइजन डालेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पॉइजन ही मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी। वी शुड रिस्पेक्ट अपनी जमीन को, माटी की रिस्पेक्ट करिए। पानी हमारे लिए, जल ही जीवन है। हवा अगर नहीं है, कोरोना में सबने जाना है कि ऑक्सीजन की कमी क्या थी। हमारे देश ने इसके बहुत बहुत बड़े प्राइस पे किया है। ऑक्सीजन के बिना बहुत से लोगों ने वो हमने खोया है। उन सबको मेरा नमन है। हमको, जो हमारे साथ के लोग हैं, जैसे हम इकोसिस्टम है, जहाँ पेड़ है, हमारी तरह के लोग हैं। हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं खेतों में, सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और जो चुन चुन करती आई चिड़िया का गाना खो गया है। वो हमारी चिड़िया जो है अब आती नहीं है, क्योंकि उसने मरे हुए वो कीड़े खाए हैं जिनमें पेस्टिसाइड थे, और इंडेंजर्ड स्पीसीज में स्पैरो आ चुकी है। क्या हम अपने आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनको ये कहानियां सुनाएंगे, या हम उंगली उठा के दिखाएंगे, देखो बेटा हमने भी देखी थी हजारों, तुम भी देखो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको अपनी एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए क्या हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है कैंसर ट्रेन कि कैंसर ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर की तरफ। इसमें सिर्फ मोर देन 60% कैंसर पेशेंट्स हैं जो भटिंडा से बीकानेर जाते हैं आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपने। क्यों ऐसा हुआ कि पूरा पंजाब आज रो रहा है कैंसर के लिए। कैंसर बहुत ज्यादा, हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर पंजाब में है। पंजाब 5 आप था, यहाँ पर बहुत फर्टाइल था, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये तो मेरा सोना उगलने वाला प्रदेश है। उसमें हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स, सारे तरह तरह के केमिकल डाल दिए। किसी ने आके कहा इस कंपनी का डालिए, ये कंपनी से आपकी जो है पैदावार 20% बढ़ जाएगी। उसने बढ़ा दिया, डाल दिया, 20% बढ़ गई।
दूसरे साल वो आया, उसने कहा नहीं अब आपकी 20 का तो रेजिस्टेंट हो गया, आप 40 डालिए। उसने 40 डाला, उसकी और फसल बढ़ गई। और ये आपके ग्रेन्स में, आपके फल फूल में आया, लेकिन ये सारा फिल्टर आउट करके भूमि में गया, भूमि से ये वाटर टेबल में गया। वाटर टेबल जब कंज्यूम किया, वो पानी पिया, तो ये मौत का कारोबार हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो जगह है जहां देखिए कैंसर पेशेंट्स के अटेंडेंस खड़े हुए लाइन में, माया माई। क्या हम अपने भविष्य में आने वाले बच्चों को ये देंगे? अगर नहीं देंगे तो आज ही से बंद कर दीजिए। हमें ऑर्गेनिक होने की जरूरत तब पड़ेगी ना जब हम पेस्टिसाइड्स डालेंगे। मेघालय इस देश की पहली स्टेट है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। वहाँ अगर फार्म है तो वहाँ वो लोग कोई ऑर्गेनिक नहीं इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के जंगलों की भी जरूरत ही नहीं है डालने की। हम लोगों को सल्यूट करना चाहिए मेघालय को, उनसे सबक लेना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमारे भाई बहन सब बीमारियों से ग्रस्त हों। हमें वो महंगा सामान नहीं देना है। अब एक लास्ट लाइन थी मेरी, मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी और आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामना देते हुए खत्म करती हूँ। शायद मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, माफ करिएगा इसके लिए। नमस्कार। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रे। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई कि कैसे कंपनी बनानी है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स की लाइन आइडेंटिफाई करनी है, जहां खपत हो, जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से मिले वहीं पे प्रोडक्ट्स बना के और उनकी मार्केटिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं। और हमारे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि इस एज में आपने इतनी एक लंबी प्रोडक्ट लाइन बनाई है। और मुझे लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में जो लोग लखनऊ में हैं, मैं भी लखनऊ में ही हूँ, तो हम सब लोग आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपसे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और प्रोडक्ट्स को भी आपसे लेंगे। कृपया हमारे साथ बनी रहिए डॉक्टर। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री आकाश चौरसिया जी को, जो इस वेबिनार की सीरीज में पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। आकाश जी का मैं परिचय दूं। आकाश जी मध्य प्रदेश के एक कृषक परिवार से हैं और वे पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते थे, लेकिन तमाम सारी अपने क्षेत्र में समस्याएं देखकर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का और कृषि से ही पूरी तरह से जुड़ने का निर्णय लिया। अपनी संस्था उन्नत कृषि अभियान परिषद के माध्यम से वे पिछले करीब 10 वर्षों से युवाओं को कृषि के साथ जोड़ के उन्हें उन्नत कृषि या इनोवेटिव फार्मिंग सिखा रहे हैं, जिसमें खेती करने, खाद बनाने, मिट्टी और पानी बचाने और कई किस्मों के बीजों को कंजर्व करने जैसे कई उल्लेखनीय काम शामिल हैं। उन्हें अब तक कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिल चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग के सेशन में आप अपने विचार रखें। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है रतनलाल मणि जी। आपको देखते हैं तो ऊर्जा आ जाती है। अरे क्या सबसे पहले नंबर धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम के लिए, स्वावलंबन के ताना बाना के इस 9वें आयोजन के लिए। आज का जो मुख्य विषय है कंपनियां, उत्पाद और मार्केटिंग। हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग। ये तीनों जो है ना लगभग एक ही पहलू के शब्द हैं और ये शुरुआत होती है सबसे पहले जमीन से। अगर हम किसी भी फैक्ट्री की बात करें, किसी भी मार्केटिंग की बात करें, किसी भी उत्पाद की बात करें, तो इसकी जो जड़ है वो जमीन में है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें जमीन से आ रही हैं। अगर आप किसी पेड़ को बड़ा देखते हैं जिसमें डालियां हो, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना जड़ से जुड़ी होती हैं। अगर पेड़ में जड़ ना हो तो शायद उसका तना, पत्ती, फूल और फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो सारी चीजें जड़ हैं। और अभी हम जो विषय पे बात करने जा रहे हैं, कंपनियां, उत्पाद और मार्केटिंग, इनकी जो सारी जड़ है वो मिट्टी है। अब अगर हम मिट्टी पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मेरा आप सभी से कहना है कि मिट्टी जो है उत्पाद तो पैदा करती है। जब हम बीज डालते हैं तो निश्चित कोई ना कोई उत्पाद पैदा होता है, जो भी हम बीज डालते हैं। फिर उस उत्पाद के लिए
हम विभिन्न तरीके की प्रोसेसिंग लगा के और फिर उसको बाजार में उत्पाद को बेचते हैं। ये एक सामान्य प्रणाली है जो वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं। परंतु अगर आज हम इस उत्पाद और इस मार्केटिंग के बीच में अपनी जगह बनाने की बात करें, तो मार्केटिंग तो सदियों से होती चली आ रही है, अभी भी हो रही है। उत्पाद ऑलरेडी सदियों से बने चले आ रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। कंपनियां सदियों से चली आ रही हैं, अभी भी बनती चली जा रही हैं। पर आज हमें इन सब चीजों की परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता है? क्यों आज हम इकट्ठे हुए यहाँ पर? देखिए, स्वावलंबन के ताना-बाना का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, वो ये रहा है कि हम कैसे जो है ना न्यू न्यूनतम से न्यूनतम रिसोर्सेज से कम संसाधनों से नेचुरल वे में अपनी जिंदगी को कैसे जी सकते हैं एंड नेचुरल वे में हम अपने उत्पादों को कैसे बाजार तक पहुंचा सकते हैं या कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हुए एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाते हुए कैसे हम जीरो वेस्ट जो है फ्यूल मैनेजमेंट या जो भी कह लीजिए उसके तहत हम कैसे अपनी थाली तक अपने जमीन से निकले हुए उत्पादों को पहुंचाएं। तो ये मुख्य केंद्र बिंदु रहा है इस पूरे प्रोग्राम का। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहता हूं कि आज हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज हम एक नए तरीके से जो है उत्पाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और नए तरीके से उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम उत्पाद की बात कर लेते हैं, फिर मार्केट की बात करेंगे। अगर हम नए तरीके से उत्पाद की बात करें तो निश्चित ही आज हमें जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग जैसे विषयों को हमें समझने की जरूरत पड़ी और हमें जानने की इच्छा भी जागृत हुई कि कैसे हम अपने उत्पादों को जो है ना नेचुरल वे में उगाएं ताकि उसमें आर्टिफिशियल तरीके से कोई केमिकल ना हो और हमारे जीवन पर उनका घातक असर ना हो। तो हमने जैविक खेती के तमाम सारे प्रयोग किए और उनमें उत्पादों को हमने पैदा किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निकल बात है, जो आज का सबसे बड़ा चैलेंज पूरे विश्व में है, कि अगर हम जैविक खेती में अगर नए तरीके से या नेचुरल फार्मिंग हम करके और उत्पादों को बाजार में लेके आते हैं तो एक तो सबसे बड़ी जो मानसिकता है हमारे भाइयों बहनों के बीच में कि उसके उत्पाद के दाम बढ़ते हैं और उत्पाद के दाम यूं बढ़ते हैं कि जो है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं या करने वाले लोग कम होते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। पर इन सब के बीच में अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें इस समस्या को समाधान करने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम रासायनिक तरीके से मिट्टी को डोज देते हैं, अगर वो हम सस्टेनेबल तरीके से अपने फार्म पे ही बना लें, क्योंकि प्रकृति ने इतनी धरोहर आपको दी हुई है और हर एक वनस्पति में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। अगर हम उन तत्वों को अपने खेत पर ही विघटन कर लेते हैं, मतलब कंपोस्ट कर लेते हैं और रिसाइकलिंग प्रोसेस के माध्यम से हम मिट्टी को वापस दे देते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी को संपूर्ण भोजन रासायनिक तरीके से अभी हम वर्तमान में दे रहे हैं, अगर हम उसको जैविक तरीके से मिट्टी को देने लग जाए तो हमारा उत्पाद में जो क्वालिटी बनेगी, मतलब जो उत्पाद होगा वो गुणवत्ता युक्त भी होगा और मात्रा भी उसकी अधिक होगी। तो मतलब हम उत्पादन भी बढ़ा पाएंगे और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ा पाएंगे। और जब हमने उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ा लिया तो मार्केटिंग जो है ना आपकी वहीं से शुरू होती है। मतलब मार्केटिंग मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो करने का विषय है। मार्केटिंग एक्चुअली अपने आप होने का एक तरीका है। अगर आपका उत्पाद पूरी प्रामाणिकता के साथ और शुद्धता के साथ अगर आप उसको लेके आते हैं तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। और मुझे लगता है कि मार्केटिंग करने से ज्यादा जरूरी है मार्केट बनाना, क्योंकि मार्केटिंग होता है किसी चीज को बेच के आना कि हमने जी इस चीज को बेच दिया और मार्केट कर दिया। अभी उस चीज का मार्केट एस्टेब्लिश करना, और मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ मूलभूत समस्याओं पर फोकस करना पड़ेगा कि आज हम जिस चीज का मार्केट करने जा रहे हैं, फार्मिंग नहीं इवन कोई भी चीज की हम बात कर लें, तो उसकी समस्या क्या है और उस समस्या के एवज में क्या हमारा उत्पाद उन समस्याओं का समाधान लेके आ रहा है। अगर वो समाधान लेके आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है, आपका उत्पाद अपने आप से बिकने लग जाएगा। पहले हम सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि आज हमें उत्पाद को एक नेचुरल वे में लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से हम जो नुकसान उठा रहे हैं उसका खामियाजा पूरी मानव जाति भुगत रही है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। परंतु उत्पाद को नए तरीके से हम लेके कैसे आए? आज किसान इतनी बुरी हालत में है क्योंकि सारी उत्पाद तो मिट्टी से पैदा होती है। हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि दुनिया की सारी कंपनियां खेतों से चलती हैं। ये बात सब लोग कहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग अनुभव के बतौर बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सारी कंपनियां हमारे खेतों से चलती हैं तो क्या वो सारी कंपनियां खेत पे नहीं चल सकती हैं? अगर खेत पे चल सकती हैं तो हम दोनों बातों का समाधान करके सामने आ सकते हैं। एक तो उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पाद के दाम में गिरावट।
जो आज हम भारी भरकम तरीके से जैविक या नेचुरल फार्मिंग के जो उत्पाद हैं या ब्रांडिंग है, इस तरह की जो चीजों को देखकर हम ज्यादा पैसे अपने जेब से निकालते हैं, वो सब निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा कि क्या वो संसाधन है, क्या वो चीजें हैं जो उत्पाद को बाहर जो प्रोसेस करते हैं, वो सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां हम खेत पे बिठा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर दुनिया की सारी इंडस्ट्रियां खेतों से चलती हैं, तो क्या वो सारी इंडस्ट्रियां खेत पर नहीं चल सकती हैं? तो जवाब है चल सकती है। मैं बाहर की बात नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें और समय बहुत लग जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने किसी एक चीज को पकड़ा, अभी मैं एक चीज का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि आपको उत्पाद को ज्यादा लेके आना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और गुणवत्ता बढ़ानी है। और जब गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना होगा तो मिट्टी के पोषण पर आपको ध्यान देना होगा। तो वो मैंने आपको जैविक खेती के माध्यम से मैंने किया, वो बताया। लेकिन जब हम उत्पाद को मार्केट में लेके जाते हैं तो समस्या का समाधान लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली उत्पाद लेके नहीं जाते, हम समस्या का समाधान लेके जाते हैं। तो आज की जो वर्तमान में जो समस्या है, आज पूरा विश्व कोरोना से परेशान है और हर एक व्यक्ति कोरोना से इसलिए परेशान है क्योंकि उसके अंदर की एंटीबॉडी खत्म है। अगर एंटीबॉडी बराबर से हमारी होती तो शायद हम कोरोना से इतना हमें डरने की जरूरत नहीं थी। तो हमें उत्पाद की गुणवत्ता लेके आनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि आज जो वर्तमान की समस्या है वो कोरोना है या इंसान के अंदर की एंटीबॉडी है। तो अगर हम एक किसी उत्पाद को पकड़ लेते हैं, जैसे हमने हल्दी को पकड़ लिया, आज जो वर्तमान में हम हल्दी खा रहे हैं वो शायद हमें लगता है एंटीबॉडी के लिए नहीं खा रहे हैं, जबकि हल्दी का जो बेसिक गुण है वो एंटीबॉडी बनाना है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके केवल कलर तक सीमित रह गए हैं या टेस्ट तक सीमित रह गए हैं, उसकी एंटीबॉडी का हमें फायदा नहीं मिलता क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से उत्पाद को बना रहे हैं, उत्पाद को पैदा कर रहे हैं। अगर हम इसको स्वावलंबी तरीके से, अगर हम उत्पाद को पैदा करने लग जाएं, उत्पाद को प्रोसेस करने लग जाएं और उत्पाद को सही ढंग से मार्केट करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी बाजार की जो दाम है उसको भी कम लेके आ सकते हैं और थाली में जो है ना एक अच्छा अनाज भी हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। हमने इसमें एक छोटा सा प्रयोग किया। हमने देखा कि हल्दी को आज वर्तमान तरीके से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हल्दी को परचेज किया जाता है और उसको बहुत सारी कम मशीनरीज के माध्यम से उसको प्रोसेस किया जाता है। और जो प्रोसेसिंग की जो उनकी लाइन होती है, उस प्रोसेसिंग की लाइन में काफी हद तक उसको बॉइलिंग किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है और इन सारी प्रोसेसों में जो उसका करक्यूमन होता है या जो एंटीबॉडी होती है, जो उसके गुण होते हैं, वो काफी मात्रा में खत्म हो जाते हैं। फिर हम हल्दी जो है ना पैकेट की निकाल के खाते हैं तो उसमें कोई मतलब जो है गुणवत्ता नहीं रहती है, खाली कलर बस रह जाता है हल्दी का, जो पीला दिखने के लिए हमें मतलब खुश कर देता है कि हाँ भाई पीला हो गया, मतलब हल्दी डाल दी। तो हमने इसमें जो एक छोटा सा प्रयोग किया है कि हमने हल्दी के उत्पादन पे तो फोकस किया है, जिसमें हमने 150 कुंटल तक हल्दी को अपने मल्टी लेयर जैविक जो फार्मिंग का मॉडल है उसमें हमने पैदा किया, जो एक रिकॉर्ड जनक प्रोडक्शन है। और उस प्रोडक्शन को हमने प्रॉपर कंपनियों के हवाले ना करके उन कंपनियों के जो प्रोसेसिंग है उसको बहुत ही मिनिमाइज तरीके से, बहुत ही कहने चाहिए सरल तरीके से अपने खेत पर प्रोसेस करके उसको हमने बाजार में उसको लेके आए। तो हमने क्या किया, उसमें सोलर डिहाइड्रेटर का एक छोटा सा एक सिस्टम बनाया जिसमें हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कांच या फिर पॉलीथिन को उसको ढक देते हैं वी शेप या यू शेप में और उसको एक एग्जॉस्ट फैन से कनेक्ट कर देते हैं। और एग्जॉस्ट फैन हम चलाते हैं सोलर एनर्जी से, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, हम एक नेचुरल वे में उसको डिहाइड्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सीधा हम हल्दी को खेत से निकालते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद एक बार उसकी छिलाई करते हैं, दोबारा उसकी वॉशिंग करते हैं और वॉशिंग करने के बाद उसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद सीधा बॉयलर में ना ले जाके हम सीधा उसको ड्रायर में डालते हैं। और बेसिकली ड्रायर में क्या होता है कि वाष्प बन के उसका पानी धीरे धीरे करके निकलता है। 4 से 5 दिन के अंदर उसका पूरा वाष्पीकरण हो जाता है, हल्दी पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, चिप्स के माफिक सूख जाती है और फिर हम उसको निकाल के उसको ग्राइंड कर देते हैं और ग्राइंड करके हम सीधा सिंपल उसका पाउडर बना देते हैं। अब जो हल्दी हमने इस विधि से बनाई है, उस हल्दी का जो कंजप्शन कैपेसिटी है वो आपकी मार्केट की हल्दी से 1/3 कम हो जाती है। इसका मतलब ये है जहां पर आप 100 किलो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपको इस प्रोसेस से तैयार की गई हल्दी केवल 25 किलो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और जब आप 25 किलो इस्तेमाल करेंगे तो 3 गुना आपकी जो कहना चाहिए खर्चा है वो ऑटोमेटिक बच गया। तो अगर हम अपने उत्पाद की कीमत डबल भी रख देते हैं तो मार्केट के हिसाब से तो देखा जाए तो वो 1 गुना फिर भी कम हो जाती है। तो
हालांकि ये अलग विषय है, पर गुणवत्ता की जहां तक बात है तो इस विधि से हम अपनी गुणवत्ता को पूरी तरह से लेके आते हैं और 5 से 6% तक करक्यूमन हम इससे मेंटेन कर लेते हैं। और इसको जहां तक मार्केटिंग की बात रही, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मार्केटिंग जो है ना समस्या का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई तरह की समस्या बाजार में दिख रही है कि भाई ये तरह की समस्या बाजार में है, तो उसका जो एक अल्टरनेट विकल्प है, एक जैविक विकल्प है, नेचुरल विकल्प है, अगर वो आप समाज के बीच में लेके जाते हैं तो वो उत्पाद अपने आप से चल पड़ता है। आज जो है ना हमने हल्दी बनाना चालू किया, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत सी छोटे से तरीके से इसको हमने किया, और जब हमने इसको लोगों को हल्दी इसका दिया तो लोगों ने जो रिजल्ट या फीडबैक दिए उसके माध्यम से ये मतलब मार्केटिंग अपने आप चल पड़ी। मतलब इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई झामा पहनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वही बात है कि अगर आप समस्या का समाधान लेके जाते हैं और शुद्धता और प्रामाणिकता से काम करते हैं तो मार्केट अपने आप वो चल पड़ती है, और लोगों को जब इसके फायदे मिलते हैं तो ये कई गुना मल्टीप्लाई भी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। अगर हम हल्दी की बात कर लें तो देखिए इंडस्ट्रियां कितनी सारी चलती हैं। जब हल्दी खेत से निकल के जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट पहले होती है मंडी जाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट में कितनी फ्यूल इंडस्ट्रियां चलती हैं, कितने लोगों की गाड़ियां चलती हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट लॉबी चलती है। फिर जब मंडी जाती है तो मंडी में जो व्यापारी संघ होता है उसका बिजनेस चलता है, फिर वो उसके बाद होलसेलर के पास जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग में करीब 10 तरह की जो मशीनरीज होती है उसका इस्तेमाल होता है। तो वो सारी इंडस्ट्रियां चलती हैं। अभी जो हमारी डॉक्टर नीलम जी ने बताया कि देखिए कितना कार्बन हम लोग एक फैक्ट्री लगा के प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो है, जो ये इंडस्ट्रियां चल रही हैं इनसे बहुत सारी कार्बन प्रोड्यूस होती है। अगर एग्जाम्पल हम एक बात कर लें कि अगर हम हल्दी को अपने खेत से निकाल के मंडी ले गए और हमने 100 रुपए का फ्यूल जलाया, तो उसमें ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को केवल हमने मंडी ले जाने तक नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद ढेर सारी जो उसमें प्रोसेसिंग लगी, चाहे वो कटर मशीन हो, चाहे वो डिहाइड्रेटर सॉरी बॉयलर हो, चाहे ड्रायर हो, इन सारी कंपनियों को चलाने के लिए वो हल्दी है जो खेत से निकल के आई है। और इन कंपनियों में जो फैक्ट्रियों में जो मशीनरीज बन रही है, इन मशीनरीज को बनाने के लिए जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है या जो इन्वायरमेंट को हानि हो रही है, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और इस पूरी सारी चेन को खत्म करते हुए सिंपल वे में हमने उत्पाद की गुणवत्ता को खेत से पैदा किया, और उसको वहीं पर खेत पर ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग लगा के उसको डिहाइड्रेट करके पाउडर बना दिया। तो जो हल्दी हमारी 200 रुपए किलो बाजार में बिकती है, वो हल्दी हमारी जो है 350 रुपए किलो अपने फार्म से अपने आप निकल जाती है, बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम उस हल्दी के दाम की बात करें तो जो बाजार में किसान 20 रुपए किलो का दाम लेता है, उसी हल्दी का दाम हम 350 रुपए किलो प्रोसेस करने के बाद लेते हैं। और इसमें कोई कसरत नहीं करते हैं, कोई खास मेहनत नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा सेटअप होता है, धूप निकली और हमारा काम चालू होता है। तो इस तरह से हमारे जो देश के नौजवान हैं, किसान हैं, छोटे छोटे आइडिया से, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस से हम लोग जो है ना इस तरह के काम शुरू कर सकते हैं। कंपनियां जहां तक बनाने की बात रही तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, उनका सपोर्ट लेके हम कंपनी रजिस्टर्ड करा के पहले इनिशियल स्टेज पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो फर्मेंस सोसाइटी से आप एक रजिस्ट्रेशन लेके कर सकते हैं, या फिर एक गुमास्ता लेके कर सकते हैं। छोटे छोटे एक सर्टिफिकेट लेके काम को शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता जाए तो एक कंपनी का शेप आप दे दीजिए उसे, और फिर जो है आप उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा के और गवर्नमेंट की जो और बड़ी स्कीम्स है उनका फायदा ले सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग का जो है इस पूरी वेबिनार का जो एक पूरा निचोड़ है वो है स्वावलंबन। और जो मैंने आपको एक हल्दी का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये पूरी तरह से स्वावलंबन है, सस्टेनेबल है, किसान खुद कर सकता है। या जो छोटे छोटे हमारे भाई बहन है जो कुछ ना कुछ हमारे रोजगार को लेकर जो है कहीं ना कहीं किसी आशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हम किसी भी लेवल पे इन चीजों से जुड़कर अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करके एक उद्यमिता स्थापित कर सकते हैं, और एक रोल मॉडल के रूप में, एक एग्जाम्पल बन के हम नेचुरल वे में जहर मुक्त थाली में के माध्यम से एक अन्य अच्छा हम सोसाइटी को दे सकते हैं, और कैंसर मुक्त भारत और एक स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आपने बहुत ही सहज सरल तरीके से न केवल कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं बल्कि उनका वैल्यू एडिशन कैसे करना है, बिल्कुल वहीं पे रह के, और उसको मार्केटिंग करने के बजाय उसमें अगर हम उसका वैल्यू एडिशन कर दें तो उसका दाम अपने आप बढ़ जाएगा। ये बहुत ही पते की बात आपने बताई। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए भी कुछ सवाल हैं। डॉक्टर मथुर, आपके लिए हमारे
पार्टिसिपेंट्स ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, मैं एक एक करके चाहूँगा आप उनके जवाब दें। पहला सवाल है, कुछ पार्टिसिपेंट्स कहती हैं कि हम लोग का महिला बचत गुट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, और वो उत्पाद बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो मार्केट कैसे ढूंढें? वो चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को वो बाहर ले जाएं। क्या मार्केट ढूंढने जैसी कोई चीज होती है क्या? ये बिल्कुल होती है। आजकल तो डिजिटल है सब कुछ ही। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लगे हैं, सारी पढ़ाई उनकी ऑनलाइन होने लगी है, तो माओं को तो बहुत आगे आना चाहिए। बिल्कुल डिजिटल है। सबसे पहले ये मैं कहूंगी, आपको अपनी ब्रांड, एक ब्रांड नाम देना है, कुछ भी नाम। आप उस ब्रांड के नीचे बहुत कुछ बना सकते हैं, मगर आपकी ब्रांड को जानना चाहिए। एक लज्जत पापड़ करके है, वो एक पापड़ बनाने वाली घरेलू उद्योग था, जिसको आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। पापड़ का बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस है, उसमें बहुत महिलाएं हैं, बहुत जबरदस्त महिलाओं का योगदान है, और वो आज बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा पैसा जमा हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी ब्रांड बनाइए, नाम कुछ भी नाम दीजिए जो आपको पसंद आए। पहले ब्रांड बनाइए, फिर आपको डिजिटल एसेट्स लेने होंगे। उसमें क्या करना है, कैसे आप बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए 1-1 मिनट के। वो फ्री में आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, लोग टिकटॉक में डालते हैं। इस तरह से आप अपने छोटे छोटे, आपने चक्की से पीसा है मान लीजिए, उसको ही आप छोटा सा वीडियो मोबाइल से बनाइए और लोड कर दीजिए अपने ब्रांड नेम के साथ। लोग एक क्यूरियोसिटी आएगी कि ये ब्रांड और क्या बनाता है। नेक्स्ट टाइम आप दूसरा डालिए। आपका ब्रांड जब तक नहीं पहचाना जाएगा, आपकी प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन नहीं होगा। और जब आप इस लेवल पे आ गए हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ वेब पेज, फ्री में वेब पेज बनती है, आप अपना प्रोडक्ट लीजिए, वेब पेज बनाइए, और जैसे wixsite.com है, इसमें आप फ्री में बना सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना होता है। उनके टेम्पलेट्स होते हैं, उनमें आप अपने प्रोडक्ट की फोटो डालिए, अपनी फोटो डालिए, अपने ब्रांड के नेम की फोटो डालिए। जहां पर भी आप घरेलू उद्योग है, ये मत सोचिए कि ये हमें बहुत बड़ा एयर कंडीशन, कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए। आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं उसको लेके डालिए। मैंने अपने ब्रांड जब किया था, मैं जितने कार्यकर्ता थे, कोई चक्की पे काम करता था, कोई सिलबट्टे पे काम करता था, कोई खल्लर मूसली पे करता था, उसका मैंने वीडियो बना के डाला है। मेरे उन लोगों का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो मैंने सबसे पहले अपनी ब्रांड बनाई, जो मैंने किया है वही मैं बता सकती हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता सकती हूँ। एक बार आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाता है और आप सोशल मीडिया में जाइए, यहाँ सब फ्री में होता है। लेकिन जब आपको स्केल करना, अप स्केल करना अपने बेचने को, तब आपको पेड करना होगा, और वो पेड बहुत बड़ा नहीं होता है, उतना आप कमा चुके होंगे, तो इसलिए आप पेड साइट को ले सकते हैं। जी डॉक्टर जी, मदर, वेबसाइट का नाम आप कृपया रिपीट कर सकती हैं? wixsite.com। ऐसी बहुत साइट्स हैं। wixsite.com। wixsite.com। ठीक। इस तरह से देखिए। जी मुझे लगता है आपके इस जवाब से दो और जो सवाल थे उनके जवाब भी इसमें मिल गए। एक सवाल था कि व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जैसा आपने बताया कि वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं और केवल कॉस्ट उसमें वो है। और एक और सवाल था कि प्लीज सजेस्ट मी हाउ वी कैन ग्रो आवर बिजनेस, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी तरीके आपने बता दिए कि उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड। अगला सवाल है कि एक हमारे प्रतिभागी जानना चाहते हैं कि what is the scope and opportunity in the export of medicinal plants in middle western and southern states। जैसे मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में मेडिसिनल प्लांट या जो आपके इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनसे कोई दवा बन सकती है, औषधि बन सकती है, उनके एक्सपोर्ट करने की क्या संभावना है? बहुत आसान है। आजकल
आप अपना इंडिया मार्ट करके है, उसमें आप डाल सकते हैं। अगर लाइव प्लांट ले रहे हैं तो लाइव प्लांट के लिए तो दूसरा सिस्टम है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवाओं के लिए कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेशन लेना होगा। आपको एक नंबर होता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। आप जीएसटी नंबर लीजिए और आप अपने ही प्रोडक्ट को, जैसे मैंने आपको बताया है, आप इंडिया मार्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च में जाते हैं वहां लोग देख सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, आपकी प्रोडक्ट का वहीं से पहचान बनेगी। और अगर नहीं है तो आप ये देखिए कि गूगल पे जाके सर्च करिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को खरीदने वाली कंपनियां कौन सी हैं, उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख के भेजिए और वो आपको अपने आप कांटेक्ट करेंगे। और अगर वहां भी नहीं होता है तो लखनऊ में सीमैप करके एक जगह इंस्टीट्यूट है, मेरा सिस्टर इंस्टीट्यूट है, सीडीआरआई के तहत सीमैप है, वहां पर वो फार्मर्स के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं, प्रोडक्ट बताते हैं उनको कैसे बनाना है, कैसे करना है, और जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है या वो हर्ब्स तैयार हो जाती हैं तो वो उनको बिकवाने में भी मदद करते हैं। जगह ये लखनऊ में है तो मुझे पक्का विश्वास है आपको हर जगह ये मिलेगा। इस तरह की गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी हुई है जहां वो आपका कंजम्पशन करते हैं। और आजकल तो आयुर्वेदिक का तो जवाब ही नहीं है। हम लोग तो लौट के आए हैं और आपने बताया कि हल्दी, द गोल्डन स्पाइस, ये तो घर घर में नहीं, ये वर्ल्ड में घूम रही है जी। जैविक कृषि में शुरुआती सावधानी क्या रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना खेत 3 साल के लिए कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं होना है। फिर आपकी वो मट्टी को देखेंगे और उनकी बहुत सी जगहें हैं जहां आप अपनी मट्टी का सैंपल भेजते हैं और वो ऑर्गेनिक आपकी मट्टी को सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट हो गया है उसको अलग से सर्टिफिकेशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी मट्टी का सर्टिफिकेशन करना है कि आपकी सॉइल, सब सॉइल जो भी है उसमें कोई आपके पेस्टिसाइड तो नहीं है, जिसके लिए 3 साल आपको अपनी जमीन में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है। एक सवाल है कि अगर कोई गाय आधारित फार्मिंग करते हैं और उनके डेयरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं तो उसकी छोटे शहरों में मार्केटिंग करने का कोई तरीका हो सकता है क्या? गाय सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमूल दूध का है। वो कॉर्पोरेट शुरू हुआ था, औरतों ने ये बिजनेस किया था, घर घर से दूध आके एक जगह इकट्ठा होता था। तो इसलिए ये तो बहुत ही जानी पहचानी विधा है जिसको हम लोग सभी कुछ कर सकते हैं। आप दूध को बाहर दूसरे शहरों में भेजने में आपके लिए अभी बहुत समय है। अभी आप पहले लोकल ही उसको सर्कुलेट करिए। और अगर दूध आपका नहीं बिका तो आपको ये भी समझना है कि ये हमारा 10 किलो से 50 किलो या 100 किलो दूध, इसका मैं करूँगा क्या, क्योंकि ये तो फट जाएगा। तो आपको वो भी विकल्प देखना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये मौसम आया है, बरसात में हिंदुस्तान में जो हिंदू पे विश्व हिंदू धर्म वाले लोग होते हैं वो दूध नहीं लेते हैं। आयुर्वेदिक में भी निषेध है दूध का प्रयोग, तो दूध का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से देखिए, आप पनीर बनाइए, वो भी उसकी भी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, लेकिन घी बनाइए, घी की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। और बिलोना घी तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये तो आप अपने नानी दादी से पूछ लीजिए, बहुत अच्छा बिलोना घी आपको बनाना बता देंगे, और उससे अच्छा घी तो वर्ल्ड में कोई नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं सॉइल के बजाय, हाइड्रोपोनिक, उसमें कुछ केमिकल्स जब पानी में डाले जाते हैं जैसे पोटेशियम या सोडियम आदि, क्या उसकी वजह से वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कहलाएंगे? 101%। हमने आपसे केमिकल की बात कही, ये आयंस होते हैं, ये केमिकल नहीं होते। आप जो नमक खाते हैं,
सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड केमिकल नहीं है। आप जो पानी पीते हैं H2O2, H2O, ये पानी है। जो आप कार्बन, ये ऑक्सीजन लेते हैं O2, ऑक्सीजन है। ये केमिकल नहीं है, ये नेचर के प्रदान किए हुए वो केमिकल हैं जो हमारी नेसेसिटी है, जिनके साथ हम लोग जब से शुरू हुए, अनादिकाल से शुरू हुआ है और आज तक हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। पानी जल जीवन, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ये सोचते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये केमिकल नहीं है, आपको ये सारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। एक और सवाल है, थोड़ा जनरल सवाल है कि स्मॉल स्केल से शुरू करके बिजनेस सक्सेसफुल हो और फ्लरिश करे, इसके लिए गूढ़ मंत्र क्या है? मुझे लगता है कोई एक गूढ़ मंत्र नहीं होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी इसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ। पसीना बहाइए जनाब, हाथ मिलाइए सक्सेस से। क्या बात है। सिर्फ जो अगर आपने पसीना नहीं बहाया तो आपने कुछ नहीं किया। और जज्बा होना चाहिए। इस उम्र में मेरे जज्बा है, तो अगर है तो आगे आ जाइए। आप स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेहनत ईमानदारी की होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने 10 लगाया तो मुझे कल 20 मिले। 10 लगाया है तो 10 कमाएंगे तो वापस बिजनेस में डालिएगा, अपनी रोटी के लिए मत इस्तेमाल करिएगा और आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। 2 सवाल और हैं। एक ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो किसान बनाते हैं उनको मार्केट में सही दाम मिलने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़े इशू है जिसमें गवर्नमेंट भी का इन्वॉल्व है, किसानों के आंदोलन भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ तो ना मेरे लिए वो, मेरे पास वो ताकत है, ना मेरे पास वो मैं पावर ही नहीं है। मैं आपको क्या बताऊंगी? अगर आप बेचने जाएंगे, 2 लोग खड़े होकर टमाटर का ठेला लगाएं, अगर आपका टमाटर खूबसूरत होगा, सड़ा नहीं होगा, तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और अंतिम सवाल है कि केंद्र और राज्य की सरकारें ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को किस तरह की मदद देती हैं और इस तरह की कुछ स्कीम्स की जानकारी कैसे मिल सकती है? मैंने मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, उसके अंदर है। ऑर्गेनिक बढ़ावा हो रहा है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और आपको ट्रेनिंग भी देती है। आप ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपकी लोकल बॉडी शहर में कोई होएगी, वहां पर भी गवर्नमेंट के आपको सिखाने के बहुत कम पैसों में, बहुत कम फीस में आपको वो सब कुछ सिखाएंगे। हमारे सीमैप में होता है, हमारे NBRI है, हमारे 2 नेशनल लेबोरेटरी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल लेबोरेटरी हैं, जहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, बिकॉज कोरोना की वजह से हो रहे थे। अदरवाइज आप आइए, आपको सिखाया जाता है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा साथ दे रही है किसानों के लिए, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर पाएंगे, तो ये कि कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। जी बताएं। मुझे लगता है मेहनत करके और सही जगह सही जानकारी पाके इस तरह की सफलता पाई जा सकती है। और आप इसकी उदाहरण हैं कि समय ना देखते हुए मेहनत करके कैसे एक छोटे से एंटरप्राइज को आज आपने नेशनली और इंटरनेशनली एक जगह और एक पहचान दिलाई है। आप फिर से मैं कहूँगा, यू आर ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल participating in this program. Thank you so much, Dr. Madhu. आप कृपया हमारे साथ रहिए। मेरा धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी बातें, मेरा सोच, मेरी समझ आप तक को पहुंचाने का माध्यम आप सब हैं और आपको बहुत अच्छे से आपने मेरी बात को कहने का मुझे मौका दिया। मेरा लंबा प्रेजेंटेशन भी बर्दाश्त किया और आपके मुझे प्रश्न बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे। आपके ऑडियंस ने, आपकी ऑडियंस बहुत जागरूक है और जागरूकता ही मैसेज है। अर्थ डे मनाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ये जागरूकता की निशानी है।
जी बिल्कुल। हम जन जन तक ये बातें लेके जा रहे हैं, ये जागरूकता है। और अगर आप जैसे स्टेज पे, मंच पे ये सब हो रहा है, तो ये आवाज तो जाएगी ही जाएगी। ये उन कोनों में भी जाएगी जहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन ये आवाज जाएगी, क्योंकि आजकल का स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया फोन हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस माध्यम से अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हम अब सबको पढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो ये मच। हर हाँ, खराबी के बीच में करुणा की बहुत अच्छी देन है। हमारे इस धन्यवाद। प्रयास को सराहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस सराहना के लिए जो इसके आयोजक हैं, यूओबी टीम और उनके सारे लोग, उनको धन्यवाद देना चाहिए। आप हमारे साथ बनी रहिएगा। हम आकाश जी से भी कुछ सवाल लेते हैं। आकाश जी, आपके लिए कुछ सवाल हैं। आकाश जी, पहला सवाल है कि वैल्यू एडिशन करना और मार्केटिंग करना, इसके लिए कुछ तरीके क्या आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कृषि से बिल्कुल एक जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। जी, वैल्यू एडिशन के लिए देखिए, सबसे जो आसान तरीका है वो हमें ये देखना है कि हम कैसे मिनिमम रिसोर्सेस पे अपने उत्पाद में जो है बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कमर्शियल हमारे उत्पाद बन रहे हैं, उनमें काफ़ी मशीनरीज़ का इस्तेमाल होता है। तो उससे हमारे उत्पाद की कॉस्टिंग पर भी फ़र्क पड़ता है और उत्पाद की गुणवत्ता पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम नेचुरल वे में हर चीज़ का समाधान खोजने लग जाएँ, तो ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज जो है ना, इन सब चीज़ों का ऑलरेडी इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो हल्दी इस्तेमाल नहीं करते थे, वो नमक इस्तेमाल नहीं करते थे, वो मिर्ची इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हर चीज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके पास कोई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो नेचुरल वे में चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने हल्दी का एग्ज़ाम्पल लिया आपको, तो इसमें बहुत सारी मशीनरीज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें हमने खाली 2 से 3 मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया और हल्दी का हमने पाउडर बना दिया। तो ऐसे ही हर एक उत्पाद पर हमें थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगी कि हम उस उत्पाद में कैसे मिनिमम लेवल पे उसको प्रोसेस करके और बाज़ार तक भेज सकते हैं। मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, तो उसमें तो देखिए हम लोग उत्पाद की गुणवत्ता और क्वालिटी पर अगर हम फ़ोकस करते हैं, तो हमारा उत्पाद निश्चित ही ये बाज़ार में पसंद किया जाएगा। और जब हम लगातार उस पर मेहनत करते हैं, लोगों को उसके फ़ायदे बताते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है, तो मार्केटिंग अपने आप डेवलप होती है और मल्टीप्लाई भी होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई नया-नया शुरू करे, तो उसकी मार्केटिंग के लिए भी यही टेक्निक्स है या कोई अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आपको बताया कि समस्याओं को लेकर हम लोग मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए। आज बाजार में जो है ना, हर व्यक्ति की चाहत है कि हम जैविक फूड खाएं, अच्छा अनाज खाएं। लेकिन समस्या ये है कि एक किसान खेत में बैठ के सोचता है कि जी हमने पैदा कर लिया, बिकेगा कहाँ? और एक व्यक्ति घर में बैठ के कुर्सी पर सोचता है कि जी ये मिलेगा कहाँ? अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करके इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो खत्म करके एंड अप्रोच बनाएं अगर हम, तो वो पॉसिबल है। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, उसको तो ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक किसान के लेवल तक तो वो बात ठीक है कि भई उसको नहीं समझ सोशल मीडिया क्या होता है, उसको नहीं समझ व्हाट्सएप क्या होता है, उसको नहीं समझ वेबसाइट क्या होती है। लेकिन आज का जो हमारा किसान नौजवान है, वो तो सारी चीज़ें समझता है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और दिन में हम 10 वीडियो पर ऐसी नज़र मारते हैं, 10 पोस्टों पर ऐसी नज़र मारते हैं, जो हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं रखती हैं। लेकिन अगर हम उन प्लेटफ़ॉर्मों पे अपने उत्पादों को पहुँचाएँ, तो कहीं न कहीं कुर्सी पे बैठे व्यक्ति तक आपके उत्पाद की अप्रोच बनेगी। वो निश्चित ही आपसे जुड़ेंगे। तो इस तरह की जो प्लेटफ़ॉर्म आज हमारे सामने हैं, जो बहुत ही आसान है और सस्ते रूप में उपलब्ध हैं, तो हम उनका उपयोग करके और अपने उत्पादों को बेच सकते हैं और पहुँचा सकते हैं। सवाल इतना है कि हमें बस एक कदम आगे के लिए सोच तैयार करके इसमें काम करना पड़ेगा। क्या ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में कुछ अंतर होता है या हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, अंतर तो मुझे लगता है कि दामों को लेकर जो ख़ास अंतर बाज़ार में देखने को मिलता है, वो होता है। परंतु अगर आप जैविक तरीके से देखो, दोनों चीज़ों पर काम करते हैं। एक तो प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं, प्रोसेसिंग लाइन पे काम करते हैं। तो आपका उत्पाद बाज़ार में जो आज की तारीख में उत्पाद हैं, उसके सिमिलर या हो सकता है उससे कम के दाम पे निकल के आए। तो उसमें कोई ये नहीं है कि भई जो है ना, ये उत्पाद जो है ना
आपके इससे बहुत ज्यादा दाम में आएगा तो हम इसको बेच नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके लेवल पे भी हम उसके प्राइजेस लेके आ सकते हैं, और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। देखने में तो अंतर नहीं होता है कि हम किसी चीज को देखकर ये कहें कि ये उत्पाद जैविक है और ये नॉन जैविक है, तो हम उसको टेस्टिंग के लेवल पर जा सकते हैं, प्रयोग के लेवल पर जा सकते हैं। और प्रयोग एक ऐसी चीज होती है जो एक बार परिणाम देने के बाद दोबारा परिणाम की अपेक्षा नहीं रखती है। तो ये प्रयोग देखिए मैंने प्रैक्टिकली खुद से किया है। हमसे भी लोग सवाल करते थे कि जी आपका उत्पाद ये जैविक है कि नहीं है, हम इसको कैसे माने। मैंने कहा जी जो है, आज एक काम करो, आप ये टमाटर हमारी तरफ से फ्री में ले जाओ, आप एक बार खा के देख लेना। जब वो व्यक्ति 4 टमाटर की स्लाइड खाता है या सब्जी बना के खाता है, उसको जो टेस्ट फील होता है वो मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता ना। वो उसका फीडबैक हमें दे सकता है, वो केवल फीडबैक में आपके उत्पाद दोबारा से खरीद सकता है, ये मैंने पाया। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एक और सवाल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित जो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स यानी कि पानी, हवा और लिक्विड को लेकर जो खेती होती है, इसकी अपॉर्चुनिटी या स्कोप आगे है क्या? देखिए स्कोप आगे है, इसलिए है क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीजें हैं कम जमीन में, सॉरी इनके लिए तो जमीन की भी जरूरत नहीं होती है, कम संसाधनों में या कम जगह में होने वाली ये चीजें हैं। तो आज जो हमारे शहरों में बैठे भाई हैं जो फावड़ा लेके खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, हमारी इतना बॉडी कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए तो ये काफी अच्छा है। लेकिन एक इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष है वो भी हमें देख के मतलब आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये निश्चित ही है, एक समाधान तो है कि हम कम जमीन में और कम संसाधनों में भी, घरों में भी इस तरह का काम हम कर सकते हैं, और डेली नीड्स की जो हमारी वेजिटेबल है वो हम अपना उगा सकते हैं। लेकिन जो एक वैश्विक स्तर पर प्रोडक्शन की बात होती है, जो एक क्वालिटी ऑफ फूड की बात होती है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी और पानी और धूप के संपर्क से ही पैदा होगी। क्योंकि जहां तक मेरा रिसर्च है, जहां तक मेरा अध्ययन है, कि जब तक किसी चीज पर धूप, पानी और हवा और तुम्हारा इसका मिट्टी का संपर्क नहीं होता है, तब तक वो नेचुरल तो नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के अगर हमें प्रोडक्ट की गुणवत्ता चाहिए है, क्वालिटी चाहिए है, तो फिर हमें मिट्टी के साथ काम करना चाहिए। अदरवाइज ये एक अच्छा स्कोप है कि हम कम जमीन में भी या घर पे बैठे भी थोड़ी थोड़ी चीजें हम इसमें उगा सकते हैं, और आगे इसका काफी क्रेज भी है, आने वाले भविष्य में ये बहुत अच्छे से हो भी सकता है। क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने, खरीदने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कई तरह की लाइसेंसिंग एजेंसियों के लिए नियुक्त कर रखा है। भारत सरकार की अलग एजेंसियां हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दे रखी है नॉर्म्स के तहत, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग राज्यों में संस्थाएं होती हैं। तो उनसे हम सर्टिफिकेट लेके अपने उत्पाद की प्रामाणिकता शो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, केवल सर्टिफिकेट लेने से प्रोडक्ट की प्रामाणिकता शो नहीं हो सकती है। इसके लिए तो आपको पूरी विश्वसनीयता से, पूरी प्रामाणिकता से, शुद्धता के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो ये कह पाना संभव नहीं है। देखिए मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, जो भी भाई ने ये प्रश्न किया कि अगर हम किसी भी उत्पाद का सर्टिफिकेट लेके बाजार में जाते हैं और उस उत्पाद को, उस सर्टिफिकेट को दिखा के अगर हम बेचते हैं, तो निश्चित ही हम बेच पाते हैं। सामने वाले की सोच पर एक जवाब के रूप में उसको एक कागज दिखा के वो उत्पाद उसको बेच सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो उत्पाद खरीद रहे हैं केवल सर्टिफिकेट देख के, हम उस सर्टिफिकेट से गलत उत्पाद को भी बेच सकते हैं। ये भी एक मतलब एक बहुत अच्छा साधन भी है। मतलब जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई उत्पाद बेचने की बात कर रहा हूँ और एक सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, तो शायद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं उस कागज को देखकर कि ये उत्पाद जो है ना हमने उगाया और उसका ये सर्टिफिकेट है। लेकिन खरीदने वाले से अगर मैं सवाल करूं कि आप मुझको ये बताइए कि जो ये सर्टिफिकेट है वो इसी सर्टिफिकेट का ये उत्पाद है, तो शायद बहुत बड़ी हम उलझन में आ जाएंगे और इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं होगा या किसी के पास भी नहीं होगा। तो इसके लिए ज्यादा बेटर तरीका ये है कि हम सर्टिफिकेट तो लेके चलें ही, लेकिन अपने उत्पाद में गुणवत्ता और प्रामाणिकता लेके चलें, और जो व्यक्ति खरीदने वाला है उसको प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के लिए अपने उत्पाद को दें और उससे फिर उसी से उसका फीडबैक लें।
तो मुझे लगता है ये आसान तरीका है और सरल तरीका और इम्प्लीमेंटेशन होने वाला भी तरीका है, क्योंकि आज बहुत सारी एजेंसियां भारत में काम कर रही हैं जो सर्टिफिकेट को लेकर उत्पादों को बेच रही हैं, लेकिन सही मायने में उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में ही नहीं पता, ऑर्गेनिक का वर्ड ही नहीं पता कि ऑर्गेनिक होता क्या है। तो ऐसे लोग बड़े बड़े चीजें चला रहे हैं, तो हमें उनसे सावधान भी रहना है और इसके लिए हमें सतर्क रह के लोगों तक हमें चीजें पहुंचानी है। तो सवाल सीधे सीधे कृषि से जुड़े हैं, उत्पाद और मार्केटिंग से नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला यह है कि मल्टी क्रॉपिंग के लिए भूमि का उपचार कैसे करें, और दूसरा है कि जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं। मुझे लगता है आज का सेशन चूंकि उत्पाद और मार्केटिंग से संबंधित है, इसीलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका जवाब अभी देना चाहेंगे या बात के लिए छोड़ देंगे। जी, थोड़ा जल्दी में दे देते हैं। देखिए, हाँ। जैविक खेती के लिए भूमि का उपचार जो है ना, हमें नीम पाउडर और चूना पाउडर से करना चाहिए। परंतु जैविक खेती करने के लिए पहले मिट्टी का कार्बन सुधारना और मिट्टी की जो कहना चाहिए हेल्थ है उसको सुधारना बहुत जरूरी होता है। अगर हम मिट्टी की हेल्थ नहीं सुधार पाए और हम बीजों को डाल के पानी को डाल के खेती करते हैं, तो निश्चित ही प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम आएगी और मतलब बीमारियां लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले नंबर, जैविक खेती करने के लिए भूमि का उपचार एक अलग बात है, पर मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान देना एक अलग बात है। तो मिट्टी की हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आपको कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके पहले सन या ढेंचे जैसी फसलों को लगाकर उसके कार्बन वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जैविक जो कीट नियंत्रक है, तो हमें इसके पीछे एक पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम पर अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में जो है ना इतने सारे अरबों खरबों की तादाद में जीव हैं। हर जीव आपकी फसल को क्षति नहीं पहुंचाता। कई जीव ऐसे भी हैं जो आपकी फसल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी होता है, भौरा होती है, तितली होती है। ये सारे जीव आपकी फसल की प्रोडक्टिविटी के लिए मतलब पैदावार बढ़ाते हैं। तो हमें ये साइकिल समझना पड़ेगा और एक कंप्लीट एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाते हैं तो कीट हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और इनके लिए अलग अलग वनस्पतियां भी होती हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो हम हल्दी और चूने को मसल के और अपनी चोट पे लगा लेते हैं, विदिन अ मिनट वो खून बहना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिन वनस्पतियों से हमारी बहुत सारे रोग व कीट व्याधियां कंट्रोल होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। जो भाई ने प्रश्न किया है वो व्हाट्सएप पे सवाल ड्रॉप कर सकता है, मैं सारी विधियां उनको जो है आपको भेज दूंगा और आसान तरीके बता दूंगा कैसे आप उनको बना सकते हैं। दो सवाल और, शहरों में घर की छत पे या टेरेस में गमलों में पौधे उगाकर भी खेती की जा सकती है क्या? मुझे लगता है इसका हाँ जी, जवाब बिल्कुल की जा सकती है। सरल जी है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। और एक सवाल और है कि जिस तरह से बाजार की जरूरत पड़ती है आज कृषि को भी, और किसानों को अपने प्रोडक्ट का सही दाम ना मिलने पे उन्हें कभी कभी अपनी फसल फेंकनी भी पड़ती है, बर्बाद भी करनी पड़ती है। तो इससे दो सवाल हैं। पहला कि क्या कृषि का कोई भविष्य है क्या, और दूसरा ये कि क्या बाजार की सहायता के बिना भी खेती हो सकती है क्या? जी, देखिए, कृषि का जहां तक भविष्य की बात करें तो हम सारे लोगों का भविष्य वर्तमान और भूत इसी से है। मतलब जो है ना, अगर खाना एक दिन भी ना हमें मिले तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसका भविष्य अगर हम शब्दों में जानने की कोशिश करें तो इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आने वाली दुनिया के लिए क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड पूरा वर्ल्ड कर रहा है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड की आवश्यकता है। तो हम जो है ना, या हमारे जैसे जो नौजवान हैं उसको खेती को थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अगर हम खेती को दृष्टि देखते हैं तो निश्चित ही बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। हमें जितनी गड़बड़ियां हैं उनको सुधार के बाजार में लाने की जरूरत है। आज कितना सारा जो है हमारा देश केमिकल खा रहा है। अगर हम छोटे छोटे लेवल पे अपने उत्पादों को जैविक बनाकर और थाली तक पहुंचाएं तो स्वास्थ्य पर भी हम काम कर सकते हैं और एक अच्छे खासे उत्पाद पर भी काम कर सकते हैं। तो ये भविष्य को ही दर्शाता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी हो सकती है। देखिए, मैंने वही चीज कहता हूं मैं फिर से मार्केटिंग को लेकर कि मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग की जो पीछे बैकडोर में जो चीज काम करती है वो करती है कि हमारे पास समस्या क्या है। ठीक है, तो आज हमारे पास समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बीमारियां, और बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको ऑर्गेनिक फूड की आवश्यकता है। इतनी तो मार्केटिंग है। तो अगर
उस पर फोकस करने लग जाए तो डेफिनेटली हम हजारों कंपनियां एक एक उत्पाद पर खड़ी कर सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर एक एक कंपनी का हम खड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने सीड बैंक बनाया। हमारे देश में इतनी सारी इंडिजिनियस वेराइटीज है, आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। 25,000 से ज्यादा हमारे पास गेहूं की प्रजातियां थी। सोच के जरा देखिए, नौजवान पीढ़ी को तो पता भी नहीं है कि इतनी धरोहर थी। हमारा देश संपन्न क्यों था? इसीलिए संपन्न था कि इतनी विविधताएं, इतनी धरोहर थी कि मतलब बेहिसाब। चावल की वैरायटियां 1.25 लाख से भी ज्यादा थी। अब इनमें बहुत सारे चावल ऐसे हैं जो शुगर फ्री हैं, बहुत सारे चावल ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन रिच है, बहुत सारी गेहूं की वैरायटियां ऐसी हैं जिनमें ग्लूटेन फ्री है, बहुत सारी गेहूं की वैरायटियां ऐसी हैं जिनमें रिच फाइबर है। तो आज ये बताइए, कब्जियत की अगर हम बात करें तो हर चौथे व्यक्ति को कब्जियत है भारत में। आज अगर हम उस गेहूं में अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं, तो आप कुर्सी पे बैठ के खेती में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो हम क्यों ना उस गेहूं को किसान से उगवाएं, और अगर वो बेच नहीं सकता है तो हम उसको एक ब्रांडिंग करके कि कब्जियत फ्री गेहूं हम आपको खिलाते हैं, तो वो आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग चालू हो जाती है। क्यों ना हम 10 से 12 करोड़ लोग जो भारत में शुगर फ्री के हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको हम शुगर फ्री गेहूं उगा के और शुगर फ्री दलिया, शुगर फ्री आटा, इस तरह की भविष्य में जो है हम चीजें क्यों ना देख के इस पे एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करें। तो भविष्य में संभावनाएं तो इतनी है, बस आपको दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और जहां तक है कि बाजार से चीजों को लाने की क्या खेती में आवश्यकता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाजार में खेती के लिए तो चीजों को बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किया जा सकता हो। खेती तो अपने आप होने वाली चीज है, और ये सदियों से अपने आप होती चली आ रही है। तो प्रकृति के प्रोटोकॉल को फॉलो करने की हमें जरूरत है और उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। प्रकृति ने हर तरह का प्रोटोकॉल फिक्स कर रखा है। हम सोचते हैं कि आम जो हम खाते हैं उसमें क्या, वाह यार नीलम आम खाया है मैंने जी, तोतापरी आम खाया है, क्या टेस्ट आया है। अब ये बताइए जरा कि वो टेस्ट कहाँ से आया है? वो टेस्ट जो है ना, ढेर सारे एंजाइम एसिड्स या तमाम तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट से आया। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और ये एंजाइम कहाँ से आए? ये सारे मिट्टी से आए। अब मिट्टी में वो कहाँ से आए? तो जो धरती के अंदर बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो मिट्टी के अंदर काम कर रहे हैं, जो एंजाइम को, एसिड्स को लेके आ रहे हैं और आपके आम तक उसको टेस्ट बनाने तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कोई रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है, और ये बैक्टीरिया किसी के कहने से काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी कहें कि जी मुझे आम में जो है थोड़ा सा अलग तरीके का टेस्ट चाहिए, तो बैक्टीरिया उस तरह की वर्किंग करने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, या हम कोई डिमांड करें तो ये करने लगेंगे। ये तो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जो बैक्टीरिया निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनपुट लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। मिट्टी में ऑलरेडी हमारे वर्कर हैं, लाखों करोड़ों जीवों के रूप में। उन वर्कर से हमें काम लेने की जरूरत है और उनको डिस्टर्ब करने की ना जरूरत है। बस इतनी सी बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी और डॉक्टर मधुर। मुझे लगता है कि कृषि से प्रोडक्ट और मार्केटिंग के अलावा भी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर तरीकों से जुड़े हुए सभी चीज़ों का जवाब डॉक्टर मधुर आपने और आकाश जी ने जितनी सरलता से और जितने विस्तार से दिया, जबकि कुछ सवाल आज के वेबिनार के विषय से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी आपके पेशेंस और आपके धैर्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि अब अधिकतर सवालों के जवाब चूंकि हो चुके हैं, तो कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं कीर्ति जी को कहूँगा कि वो आएं और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रतन मनी लाल जी। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स श्री मधुरी जी को और श्री आकाश चौरसिया जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग के जिन पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखा, जिन छोटी छोटी जानकारियों को उन लोगों के सामने रखा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कैसे हम किसी भी उत्पाद की कीमत को कम कर सकते हैं। अगर हम खेत पे, जैसे आकाश जी ने बोला, खेत से ही सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो क्यों ना खेत पर ही हम फैक्ट्री को लगाने का कुछ सोचें। बहुत बड़े से शुरुआत करने की बजाय अगर हम किसी चीज को छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं लघु उद्योग, या हम लोग स्मॉल स्केल बिजनेस भी उसे बोलते हैं, तो उसके जरिए हम उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं और उत्पादन की जो कीमत है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस जो 9 हमारे वेबिनार थे, 9 विषय थे, उनको हमने स्वावलंबन का ताना बाना के जरिए
उनको हम लोगों ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये हमारा प्रयास है कि हम एक स्वावलंबी जीवन शैली के लिए स्वयं भी प्रयासरत रहें और दूसरों को भी हम कैसे इसमें जागरूकता ला सकते हैं, उसके आगे हम कार्य करें। इसी के तहत हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिसके बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य यही था कि हम स्वावलंबन को आगे कैसे बढ़ाएं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, वो अपने ऑर्गेनिक उत्पाद बेच भी सकते हैं, और अगर किसी की कोई डिमांड है तो वहाँ अपनी डिमांड को भी वहाँ पर मैसेज में डाल सकते हैं, जिससे कि हम एक डिमांड क्रिएट करें। और जो लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि उनको उस तरह के उत्पाद बनाने चाहिए, तो उसको वो बनाकर उस ग्रुप के जरिए बेच सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां पर दोनों तरह के लोग, जो खरीदना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और जो बेचना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे। तो जो मार्केटिंग की समस्या है उसको हमने कम करने की कोशिश की है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने दोनों स्पीकर्स श्री मधुर रे जी का धन्यवाद देती हूँ, और अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से उनको एक प्रशस्ति पत्र हम लोग देना चाहते हैं। हमारी तरफ से इसे स्वीकार कीजिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आकाश चौरसिया जी को भी एक प्रशस्ति पत्र देना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे कार्यक्रम के लिए उनका जो मार्गदर्शन था वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और क्योंकि इस वेबिनार श्रृंखला का ये आखिरी वेबिनार है, तो मैं चाहूंगी कि वो आए और इस श्रृंखला के बारे में 2 शब्द बोलें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। ये श्रृंखला की जो शुरुआत है हम लोगों ने एक डिस्कशन के माध्यम से की थी। एक विचार था कि हम लोग कैसे लोगों को एक सस्टेनेबल लिविंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एक नया इनिशिएटिव था। देखिए, स्वावलंबन का ताना बाना जो विषय है, ये एक बहुत नया इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव के माध्यम से निश्चित ही है ऐसे विषयों के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला, ऐसे लोगों के अनुभव जानने का मौका मिला, जो कहीं ना कहीं मतलब जमीनी स्तर पर तो हैं, कार्य कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन लोगों को, समाज को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हम लोगों ने विषय लिए, ये सारे विषय अछूते थे। कहीं ना कहीं इनकी किसी भी मंच पर कोई चर्चा नहीं होती है, ना स्कूल में होती है, ना कॉलेजेस में होती है, ना किसी अन्य प्लेटफॉर्मों पे होती है, ना सोशल मीडिया पे होती है। तो ये जो हम लोगों ने विषय लिए हैं, ये निश्चित ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ये काफी कारगर है, और लोगों के मन में जो एक सोच तैयार हुई है कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ये स्वावलंबन जिंदगी जीने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस स्वावलंबन की ताना बाना का होगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने भी इस प्रोग्राम को, अलग अलग विषयों को लिया है, उनके जीवन में निश्चित ही है कोई ना कोई परिवर्तन जरूर अवश्य आएगा। और एक मैसेज समाज को गया है कि हाँ, हम भी एक स्वावलंबन तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि अभी जो बच्चे हमारे समाज में हैं, या हमारे बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता कि स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में पैदा हो रहे हैं, एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ में पैदा हो रहे हैं कि उनको लगता है कि जब तक उनके आमने सामने 10 प्रोडक्ट ना हो, तब तक उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो हम लोगों ने इस पूरी वेबिनार शाला में, या एक पूरा इस सीरीज में ये जानने की कोशिश करी कि कैसे हम जो है ना मिनिमम जो है संसाधनों में अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, और कौन कौन से वो साधन है जहां पर हम अपनी जो है आर्टिफिशियल लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाले उत्पाद हैं, उनकी कॉस्ट को बचाकर इन्वायरमेंट को और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो निश्चित ही है, देखिए, हम जो है ना किसी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अगर काम करते हैं, तो निश्चित ही हमें उतनी मेहनत और उतना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसे अपनी दिनचर्या में ला देते हैं, तो बिना एफर्ट्स डाले, बिना मेहनत या बिना कसरत किए भी हम पूरी जिंदगी में कई तरह की चीजों से इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो है हम लोगों ने इस वेबिनार शाला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। पूरा भरोसा है मुझे कि ये वेबिनार शाला निश्चित ही है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, शहर में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और इस पूरी जो वेबिनार की पूरी श्रृंखला में जो एक पूरा एक ब्रिज का जो काम किया है आदरणीय जो है हमारी बहन कीर्ति मौर्य जी ने, मैं उनके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
इतनी भरी जिंदगी में, मतलब इतनी व्यस्ततम लाइफ में जो है ना, लोगों के लिए उन्होंने वक्त निकाला। क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए तो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक और जिंदगी शुरू होने से अंत तक कार्य करता है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा दूसरे के लिए कुछ सोचे, वो मतलब एक कहना चाहिए इंडिजीनियस प्रॉपर्टी है। तो मैं ऐसी इंडिजीनियस प्रॉपर्टी को मैं सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ इनके स्वास्थ्य के लिए कि जीवन में ये अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और ऐसे ही आयोजन लगातार करते रहें, ताकि समाज में जो ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान जाए और उनको सही मायनों में पता चले कि जिंदगी हम स्वावलंबी तरीके से कैसे जी सकते हैं। हमारे भाई आशीष मौर्य जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका में काम किया है। एक होता है तन का सहयोग, एक मन का सहयोग, एक धन का सहयोग होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मानसिक रूप से काफी मजबूती इस पूरे कार्यशाला को प्रदान की है। हमारे रतन मणि लाल जी, जो एक ऊर्जा का काम करते हैं, मैंने कहा जैसा कि उनको देख के ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो जितने भी हम लोगों ने कार्यशालाएं की, उनमें निश्चित ही बड़ी ऊर्जा का काम आपने निभाया है। और हमारी पूरी टीम ने जो इस वेबिनार की कार्यशाला में लगी रही है, तो पूरी टीम के लिए मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि इस तरह के वेबिनार हम लोग मिलजुल कर पूरे समाज को जागृति करने के निरंतर आगे भी करते रहें, और इससे पूरे समाज को एक प्रेरणा मिलेगी, एक जागृति मिलेगी, एक जिज्ञासा बढ़ेगी और इससे परिवर्तन संभव। धन्यवाद सर। सर, आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र है जो अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया आपको प्रदान करना चाहता है। एक धन्यवाद पत्र है आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। और जैसा सर ने भी कहा कि एक ऊर्जा स्रोत है रतन मणि लाल जी, क्योंकि पूरे वेबिनार का जिस तरह से उन्होंने संचालन किया और जो एक उत्साह उन्होंने इस पूरे वेबिनार को दिया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। रतन मणि लाल जी, अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से आपके लिए एक धन्यवाद पत्र है, कृपया से स्वीकार कीजिए। थैंक यू। और जो लोग हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे एक मैं से हम तक का सफर बनाना चाहते हैं, तो जो लोग भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे हमारे साथ काम करना चाहते हैं या हमारे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कृपया उसे भर के हमें भेजिए। हमें info@gmail.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हमारे बैक स्टेज संचालक में कहूंगी आशीष मौर्य जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर 2 शब्द कहें। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को, और आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो कीर्ति जी का एक जज्बा शुरू हुआ था, वो हमारा आकाश जी के हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की थी, वहां से इसकी शायद शुरुआत हुई। और हम लोगों को लगा कि शायद गांव और शहर के बीच में एक सेतु बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से शायद वो जो डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा जमीन से जुड़ने का, उसको किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो उसके मद्देनजर एक कॉन्सेप्ट था जो कीर्ति जी ने मतलब पर्सनली मुझसे डिस्कस किया, और वो क्योंकि एक आईटी प्रोफेशनल है, तो इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे अंजाम दे सकते हैं, उस पे हम लोगों ने मिलकर एक संरचना की, और यहाँ से मेरे ख्याल से स्वावलंबन का ताना बाना का जन्म हुआ। तो इस ताना बाना का जो कह लीजिए कि सूत्र था, वो हमें कहीं ना कहीं आकाश जी के वर्कशॉप के दौरान जो अनुभव हुए, उसने हमें सोचने समझने पे मजबूर किया और प्लस हमें आइडियाज मिले कि हम किन किन विषयों को छू सकते हैं जो कि एक पूर्णता में सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस कर सके, क्योंकि उसके बहुत से पैरामीटर्स हैं, उसमें बहुत सी बातें हैं जिसकी सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है, महत्व रखती है। कि हम एक कंप्लीट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमें जनरेशन तक भी ये थॉट पहुंचाना है, जो नई जनरेशन है उसके बीच में भी ये संवाद जाए। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये उसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है जैसे कि किसान खेती करता है और अन्न उगाता है और धरती की सेवा करता है। तो ये हम लोगों ने इस पूरी प्रोसेस में ये निर्णय भी लिया है कि ये
अब एक सतत प्रोसेस रहेगी और जिसके जरिए हम हर साल एक वेबिनार की सीरीज जो सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन सभी विषयों को लेते हुए की जाए और नए से नए एक्सपर्ट्स को उसमें हम लोगों के बीच में लाएं और उनके तजुर्बों को लोगों के साथ साझा करें। तो इसी के तहत हम लोग ने विचार रखा है कि अभी क्योंकि हम लोगों ने समस्या के बारे में बात किया, तो एक जो नेक्स्ट कह लीजिए स्टेप है वो है समाधान देना। हम केवल समस्या की बात करके किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो अगर हमें उसके समाधान भी मिले तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ समाधान कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं जो आगे आने वाले महीनों में और हफ्तों में लोगों के बीच में आएंगी, जिसकी शुरुआत क्योंकि आकाश जी ने हम लोग को एक मार्गदर्शन दिया है, तो उसी के तहत कल 5 तारीख को हम लोग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप शुरू किया है, जिसकी फर्दर जानकारी हम लोग ऑनलाइन मीडिया से भी दे रहे हैं, प्लस कीर्ति जी भी थोड़ा सा उसके विषय में बताएंगी। और इसी तरह से हमारे विषय से जुड़े हुए जो बाकी बातें हैं उसमें किस तरह से हम एक कनेक्ट डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सामाजिक तौर पे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, एक दूसरे के व्यापार के वर्धन के लिए, प्लस नॉलेज शेयरिंग के लिए। तो एक नॉलेज शेयरिंग स्पेस या फोरम बनाने की भी प्रयास है जहाँ पे हम इन सभी विषयों को लेके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचा सके। तो ये हम लोग का पूरा एक अच्छा खासा एक कह लीजिए कि करीब करीब 1.5 महीने के आसपास का हम लोग का कसरत रही, लेकिन हम लोग को काफी आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और टेक्नोलॉजी ने काफी सहारा दिया इसमें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाने का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक्सपर्ट्स का, स्पीकर्स का, जो सभी लोगों ने अपना अपना बहुमूल्य समय देके और अपनी एक जो नॉलेज उन्होंने अभी तक लोगों के साथ साझा करी है और आगे आने वाले दिनों में हम लोग के इस ग्रुप के साथ वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी को एक हल मिले और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे रूप में अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से, शहर हो चाहे गांव हो, आप एक सस्टेनेबिलिटी के अपने कार्यों को जारी रखें और हमें अपडेट भी करते रहें कि आप लोगों ने किस तरह की अचीवमेंट्स गेन करी और किस तरह से ये वेबिनार्स आपके लिए सहायक हो रहे हैं, कौन कौन से नए विषय हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच में लाएं। तो ये जब आप फीडबैक देंगे तो वो सारी बातें हम लोगों तक पहुंचती रहेगी। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आज के हमारे वक्ताओं का और रतन मणिलाल जी का, जो इस विषय को इतने दिनों तक पूरी ऊर्जा के साथ लोगों तक लेके आए हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ अपनी टीम का, जो लोग ने इसके बैकग्राउंड में इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी सपोर्ट किया है। और मैं कीर्ति जी से अनुरोध करूंगा और कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बताया जा रहा है कि हम लोगों ने एक कार्यशाला शुरू की है, स्वावलंबन के ताना बाना की समाधान कार्यशाला, जिसकी कल पहला जिसके अंतर्गत कल पहला हमारा एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसमें आकाश चौरसिया जी बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, उसके में पेस्ट मैनेजमेंट, मैन्योर मेकिंग और जो बीज उपचार होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वावलंबन के ताना बाना का जो ये श्रृंखला है, जो मंच है, उसके विस्तार में हम सभी लोगों को सहयोग दें।